मैं नाड़ी वैद्य काया क्लब से वैद्य सत्यप्रकाश आर्य है और ये हमारे साथी संजय त्रिपाठी जी गाजियाबाद से और हमारे साथी योगेश समदर्शी जी जो पिछले 30-35 साल से इकट्ठे मिलकर के सामाजिक कार्यों में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन जो छेड़ा हुआ है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या हम समाज में देख रहे हैं वह सबसे बड़ी समस्या है जघन्यता, क्रूरता, अपराध, चाहे किसी आफ्ताब के नाम से हो, चाहे किसी पत्नी और पति ने मिलकर के उसके दोस्त को खत्म किया हो, या कहीं ऑनर किलिंग के नाम से पिता के द्वारा पुत्री का और उसके शवों को इतने विभिन्न रूप से काटा गया है या रौंधा गया है या जलाया गया है कि हृदय कांप उठता है। ये समस्या मात्र लव जिहाद की नहीं है, ये समस्या आम हम घरों में देख रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि इसका कहीं न कहीं कोई कारण है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आज ये क्रूरता और जघन्यता हमारे अंदर जो पैदा हो रही है उसका कारण है हमारा जो आहार है वो दूषित हो चुका है, हमारी शिक्षा जो दूषित हो चुकी है। तो इस शिक्षा को और इस आहार को और इस भोजन व्यवस्था में जो मिलावट मिल रही है, उसमें जो केमिकल का प्रयोग हम कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारे अंदर एक क्रूरता पैदा हो रही है। और सबसे बड़ा प्रारंभिक जो कारण है, जो WHO की गाइडलाइन का हम प्रयोग करते जा रहे हैं कि कुपोषण को दूर करने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए जो मेडिकल एलोपैथी की दवाइयां, उनका मैं सबसे बड़ा प्रभाव मानता हूं, ऐसे मेरे शास्त्र कहते हैं। क्योंकि खून को बढ़ाने के लिए और कुपोषण को दूर करने के लिए जो भोजन उनको दिया जाता है वो दोपहर में दिया जाता है, और दोपहर का भोजन आयुर्वेद में निषेध है, नहीं खाना चाहिए। तो हमारा भोजन व्यवस्था है, उनका प्रयोग करके कई बार आपने सुना होगा कि खून को बढ़ाने वाली दवाइयां जिसका नाम फोलिक एसिड है, वो फोलिक एसिड बच्चों को दिया और बेहोश हो गए। आज बहुत बड़ी वो घटना मिल रही है, क्योंकि उन दवाओं के प्रभाव के कारण जब बच्चा और माँ उसको प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चा भी क्रूर बनता जा रहा है, असहनशील होता जा रहा है, और माता भी असहनशील होती जा रही है। तो वहां मेरा मानना यह है कि अगर हम बचपन से ही प्रारंभिक शिक्षा में ही जो आयुर्वेद की पुस्तक है उसके कॉलेज बनाना एक अलग बात है, लेकिन अगर उसको प्रारंभ में ही पढ़ा दिया जाए, बच्चों की शिक्षा में लागू कर दिया जाए, 10वीं तक बच्चे को अगर आयुर्वेद का ज्ञान करा दिया जाए, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा हुआ मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, प्रकृति क्या है, शरीर का निर्माण कैसे हुआ और भगवान क्या है। जब आप इस भगवान के बारे में समझ जाएंगे कि शरीर का निर्माता कौन है, तो हमारे मन में यह संशय नहीं रहेगा कि ये खुदा कौन है, गॉड कौन है, या हम किसकी संतान हैं। क्योंकि हम विचलित क्यों होते जा रहे हैं, विभिन्न धर्मों ने, विभिन्न संप्रदाय ने एक अलग अलग व्याख्या दे करके कि भगवान का ये अवतार है, भगवान ने ऐसा कहा है, अल्लाह ने ऐसा कहा है, कुरान में ऐसा कहा है। इस तरह से उन्होंने मनुष्य को भ्रमित कर दिया है, क्योंकि हम वास्तव में प्रकृति से बने हुए हैं। ये आयुर्वेद कहता है पंच महाभूत से हमारे शरीर का निर्माण है, कोई अलग से सृष्टि का रचयिता या भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जहां पंचभूत का हमने ज्यादा प्रयोग कर लिया, आहार के द्वारा था, चाहे वो व्यवहार के द्वारा था, चाहे वो शिक्षा के द्वारा था, सात्विक रूप से जिस आहार का प्रयोग किया गया, उस आहार से जो मानसिक विकास हुआ, उस मानसिक विकास से हमने अगर सात्विक आहार का प्रयोग किया तो हम दयालु बन गए, मानवता के हितैषी। महाभारत में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे हुए थे तो उसने कहा, पितामह सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं कलयुग में आ गए हैं, मैं कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे करूंगा, क्योंकि कलयुग में तो कहते मार काट बढ़ेगी। तो भीष्म पितामह ने बहुत ही अच्छा उसका अर्थ दिया था कि समय से युग नहीं आता,
अगर राजदंड का 99% प्रयोग कर दिया जाए तो समझो आपका सतयुग आ गया। राजदंड का मतलब जो राजा के कानून है, राज कानून है, उनका पूर्णतः पालन कर दिया जाए, समान भाव से पालन कर दिया जाए और समय पर कर दिया जाए, तो इसका नाम सतयुग है। अगर इसका 75% कर दिया जाए तो इसका नाम द्वापर है, और 50% कर दिया जाए तो ये त्रेता है, और 50% से नीचे जब दंड का विधान है तो उसको कलयुग कहते हैं। तो हम ये सोच करके अपने आप को दूर नहीं कर सकते भी कलयुग आ गया है, क्योंकि राजदंड का अगर सही समय पर और ऐसे क्रूर जघन्य अपराधों पर अगर सीधा मृत्युदंड दिया जाए, उसके खौफ से आने वाली जो जनरेशन है या आने वाला जो आजकल हम देखते हैं, पहले किसी के मुख पर वो तेजाब फूंक डाल दिया लड़की पर, या उसको जला दिया गया, उसके साथ में विचार किया गया, अगले 2 खबर आती है, क्योंकि उनको दंड ही नहीं मिला। अगर उनको उसी समय पर एट द स्पॉट दंड मिल जाता, और वो भी ऐसा मिलता कि रूह कांप जाती, शायद अगला ऐसा कोई क्रूर अपराध या जघन्य अपराध करने का उत्साह नहीं करता, और ये समस्या हमारी समाधान हो जाती। और समस्या का समाधान करने के लिए आज हमें इतिहास में पढ़ा दिया गया, बाबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया। कहीं नहीं पढ़ा गया कि वेदों में क्या कहा था, महाभारत में क्या कहा था, गीता में क्या कहा था। क्योंकि अगर जिस तरह का साहित्य हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसी तरह की हमारी जनरेशन निर्माण होती है। तो हम तो सरकार से यही डिमांड करते हैं कि इस जघन्य अपराध पर मृत्युदंड से कोई कम का, चाहे वो रिश्वतखोरी का है, चाहे वो जमाखोरी का है, चाहे वो मिलावट का है, या इस तरह के अपराधों का है, तो उसमें कठोर से कठोरतम दंड यानी मृत्युदंड का विधान होना चाहिए कि आने वाली उसकी रूह तक कांप जाए कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं तो इनको जेलों में डाल दिया, कुछ समय जेल में रहे, जैसे अभी सुन रहे हैं कांड को कि उन सबको बरी कर दिया गया। सोचते हैं किसी दबाव में छूट जाएंगे या कभी किसी वर्षगांठ पर हम छूट जाएंगे, तो उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो कानून को स्टिक बनाना चाहिए, जल्दी से प्रयोग करना चाहिए और समान भाव से करना चाहिए। और जहां हम आने वाली जनरेशन को सुधारना चाहते हैं वहां सरकारी स्कूलों में खोले जाएं, शिक्षा पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए और सबको मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। और उसमें भी आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद हितोपदेश बोलते हैं, जिसमें आपको खाना पीना रहना और स्वस्थ रहने का एक तरीका सिखाया जाता है, उसको 10वीं तक सभी बच्चों को पढ़ा दिया जाए। तो मेरा मानना यह है, और आयुर्वेद का कहना भी यही है कि अगर आपने शुद्ध रूप से भोजन का ग्रहण कर लिया, समय पर भोजन कर लिया, तो आप मानसिक रूप से रोगी नहीं होंगे। और ये मानसिक रोगी है जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, तो उनसे हमें बचा जा सकता है। समय पर सही भोजन करके सात्विक वृत्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि चरक का प्रयोग जो है, जो हमारी आयुर्वेद की पुस्तक है, 10वीं तक सभी बच्चों को शिक्षा में पढ़ा दिया जाए और सभी स्कूलों पर शिक्षा पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। बाकी शिक्षा जिस रोजगार की देती रही, क्योंकि नैतिकता विहीन अगर संस्कार रहित आपकी कोई भी ज्ञान है, विज्ञान है, यही विज्ञान जो मनुष्य के लिए लाभकारी होता है, यही विज्ञान आज यूक्रेन में देख लिए कि मृत्यु का कारण बनता जा रहा है, अभिशाप बनता जा रहा है। अगर वहां नैतिकता होती तो शायद यह अभिशाप न बन करके मानव कल्याण के काम आता। इसलिए हमेशा हमारे शास्त्रों में कहा गया था, सेवार्थ आइए, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। ये भाव खत्म हो चुका है। हमें उस नैतिकता के भाव से शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, अन्न को ग्रहण करना चाहिए, तभी हम इन समस्याओं से बच सकते हैं, इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं। एक बारी वैद्य जी अपना नाम दोबारा फिर बोलिए। नाड़ी वैद्य काया क्लब से मैं वैद्य सत्य प्रकाश आर्य। जिस तरह से आपने शिक्षा के बारे में बताया कि समान शिक्षा और फ्री शिक्षा होनी चाहिए, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारें बंद कर रही है। जिस तरह से दंड की बात कही आपने, राजयोग की बात की, राजदंड की बात की, नियम ये कहता है, विधि ये कहती है विधिक सेवाओं में जो एक्ट हैं इस देश के, समान अधिकार वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन क्या ये सरकार इस तरह के प्रावधान कर पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि सरकार वही कार्य करती है जिसकी डिमांड की जाती है। जब हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आज आपके स्कूल बंद हो गए हैं, हमने कहीं आवाज नहीं उठाई कि सरकारी स्कूल बंद हो गया या अध्यापक नहीं आए। परिवारों ने, बच्चों ने जा ताले लगाए हैं, हमारे गांव के स्कूल बंद। ये अब हुआ है, इसको भी एक राजनीतिक रूप दिया गया है। अभी कुछ लोगों ने जाके ताला लगा दिया। कितने स्कूलों में शिक्षा नहीं कर रहे थे, मास्टर नहीं आ रहे थे, कभी उन्होंने विरोध ही नहीं किया कि मास्टर ही नहीं आ रहे। अब इसको हम इस मंच का और इस मंच से मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम लोगों में जागृति पैदा करना चाहते हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए जागृत हों, अपने
आपका विशेष प्रयास रहेगा। हाँ, इसी के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा और मेरे साथी जो है आने वाले समय में बहुत ही जल्दी जो है पद यात्राएं करेंगे लोगों को जागृति करने के लिए, क्योंकि कानून तो बना हुआ लेकिन हर आदमी उसको नहीं जानता। जानेंगे तो अवश्य ही उसकी मांग करेंगे तो मिलेगा। जब हम मांगते ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? अच्छा, आपने श्रद्धा हत्याकांड पर प्रेस वार्ता की, क्या मुख्य कारण मान रहे हैं उस हत्या? देखिए, सबसे मेरा मानना तो यही है कि कहीं न कहीं ये मानसिक क्रूरता के साथ साथ जो हमारे मन में भर दिया गया है कि इस तरह का कार्य करने से आपको हूरें मिलेंगी, इस तरह का कार्य करने से आप समाज को बढ़ाएंगे, आप सत्ता के भागीदारी बन जाएंगे, आपका मतलब हमारे मन में इन गलत विचारों को बढ़ा करके ये बढ़ा दिया गया है कि आपका कल्याण होगा, ये अल्लाह की देन है या भगवान चाहता है, खुदा चाहता है, इस तरह की उनमें मानसिकता भर दी। क्योंकि शिक्षा पर कंट्रोल सरकार का नहीं था, लोगों ने अलग अलग शिक्षाएं अलग अलग स्थानों पर दे दी, उन्होंने जैसा चाहा वैसा लोगों को पढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं धार्मिक गुरु या पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? पूर्ण रूप से वही लोग धार्मिक गुरु कहिए या जो आज शिक्षा के गुरु बने हुए हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वही सबसे बड़ा कारण। इसीलिए मैंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया कि वहां अगर आयुर्वेद को प्रयोग कर चरक को पढ़ा दिया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य का कैसे निर्माण होता है, कैसे उसको कार्य करना चाहिए, गर्भ में बच्चे का कैसे माता को पालन करना चाहिए, फिर कैसे बच्चा बनेगा, उसको उस समय क्या खाना चाहिए। तो हम इन चीजों से बच जाएंगे। क्योंकि जो आज सरकारें खिला रही हैं वो सब क्या है, पैसे का लेन देन, या उनको जो ऐसे बताया जाता है, जो IAS लोबी है उनको जैसा बताएगी वैसा ही चलेगा। उनको ये खुद ज्ञान ही नहीं है कि आयुर्वेद में मासानुमासिक चिकित्सा है। वो चाहते हैं कि वैक्सीन लगा करके दूर कर दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ सूर्ण प्राशन प्रक्रिया है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सभी रोगों से हम दूर रहेंगे। तो उनको ज्ञान नहीं है उस IAS लोबी को, तो वो इंग्लिश पढ़ी हुई थी। लॉर्ड मैकले की जो शिक्षा नीति थी उसमें यही था कि अपनी संस्कृति को ना पढ़ें, संस्कृत का उनको ज्ञान नहीं है। जो आज के IAS लोबी, उसको किसी को भी संस्कृत नहीं आती, और संस्कृत जिसमें नहीं आई उसको वेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सारी एलोपैथी या मॉडर्न जो साइंस है, पाश्चात्य विज्ञान है, उसके आधार पर बात करता है, उसी आधार पर नीति बना रहा है। तो हमारा इस मंच से यही कार्य है कि हम अपनी संस्कृति का प्रसार करें, जिस संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, कोई ना सिख ईसाई। हमारे यहाँ मानव कल्याण की बात की है, हमारे यहाँ जो प्रार्थना भी की जाती है उसमें कहा गया हम सबका कल्याण, हे भगवान हम सबका कल्याण करो, हम सबको दीजिए। कहीं नहीं मांगा कि मुझे दीजिए, मुझे हुरो दे दो, साथ में उसका पद दे दीजिए या ये दीजिए, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है हम सबका कल्याण। इसी भाव से वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, ये सारा प्रकृति जो है वो अपना एक परिवार है। कहीं ना कहीं आप मॉडर्न साइंस को जिम्मेदार समझते हैं? पूर्ण रूप से। एलोपैथी का इस्तेमाल, एलोपैथिक दवाओं का नहीं होना चाहिए था, आयुर्वेद का होना चाहिए था। एलोपैथी के लगातार बढ़ाव के कारण ही ये शरीर समाज में कुरीतियां बढ़ रही है। आपकी कितनी उम्र हो गई है वैद्य जी? मैं 64 का जन्म है मेरा, तो लगभग 58-59 वर्ष का। तो कम से कम 20-25 साल तो सामाजिक परिवेश में हो गए होंगे आपको? 35 साल। 35 साल बिल्कुल। तो ये चीजें आपने आज से पहले क्यों नहीं करी? मैं आज से पहले करता आ रहा हूं, लेकिन अब मीडिया के जब सक्षम हुआ तो मीडिया के साथ, अभी तक तो मीडिया तक पहुंचना एक बड़ी बात थी। अब जब मैं सक्षम हुआ हूं तो मीडिया के सामने आ रहा हूं, और सक्षम हो जाएंगे तो शायद और बड़ा मीडिया में। हम ये समझे ये विज्ञान और सरकारें नकारा है। विज्ञान नकारा नहीं है और सरकार अज्ञानता से नकारा है, क्योंकि उसकी जो लोबी है वो सारी ही सारी पाश्चात्य संस्कृति से परिपूरित है। अब आप देखिए कितना बड़ा एक काम है। सबको पता है कि कॉफी जो है बीपी को बढ़ाती है, चाय जो है अगर बीपी लो हो गया तो हम कहते हैं चाय पिला दीजिए, कॉफी पिला दीजिए। लेकिन एलोपैथी वाला डॉक्टर जब आप बीपी के इलाज के लिए जाएंगे, किसी को यह नहीं कहेगा कि आप चाय बंद कर दीजिए, वो कहेगा घी और दूध बंद कर दीजिए। जबकि बीपी लो को ठीक करने के लिए, यानी बीपी हाई करने के लिए चाय और कॉफी पिलाई जाती है। आप बीपी का इलाज करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये उस लोबी ने, जो पाश्चात्य लोबी है, जो फार्मास्यूटिकल्स लोबी है, उसने कहा लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोगी बनाया जाए, इसलिए आपको रोजाना चाय पिलाते हैं, रोजाना कहते हैं बीपी की दवाई खाते रहना। एक दिन भी नागा नहीं करेंगे, क्योंकि रोजाना आप चाय पी रहे हैं, रोजाना बीपी को बढ़ा रहे हैं, रोजाना उसको खा रहे हैं। इसलिए उसी